सप्रेम जय भीम। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के दर्शकों को मैं डॉक्टर अनंत राउत भारतीय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देता हूं। और आज भारतीय गणतंत्र के महानायक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इस विषय पर आपसे मैं कुछ बात आपके सामने रखता हूं। हमारा जो संविधान है, इस संविधान की नींव पर हमारा गणतंत्र खड़ा है। और यह जो संविधान बनाया है, इस संविधान के निर्माण में हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, राजनैतिक स्वतंत्रता का आंदोलन और सामाजिक स्वतंत्रता का आंदोलन, इन आंदोलन के बीच में जो संघर्ष हुआ, जो विचार मंथन हुआ, उनमें से कुछ मूल्य आगे आए और उन मूल्यों को सामने रखकर ही हमारे संविधान का निर्माण हुआ। हमारे देश में जो राजनैतिक स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को हमारे सामाजिक स्वतंत्रता आंदोलन ने बहुत प्रभावित किया। इसीलिए हमारे संविधान को जो रूप मिला, वह रूप महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे सामाजिक स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धाओं ने जो काम किया, उसकी वजह से हमारे संविधान का सामाजिक प्रारूप बन गया है। हम जो गणतंत्र मना रहे हैं, और भारतीय गणतंत्र सामान्य लोगों को केंद्र बिंदु पर रखकर हमारे गणतंत्र हम चला रहे हैं, तो इस गणतंत्र के महानायक बाबा साहब अंबेडकर क्यों है? ऐसा बोला जाता है कि कुछ लोग ऐसी बात रखते हैं कि संविधान के निर्माण में बाबा साहब का मामूली रोल रहा है। यह जो बात रखते हैं, उनको यह मालूमात नहीं रहती कि बाबा साहब ने संविधान के निर्माण में कितना बड़ा योगदान दिया है। इसलिए संविधान ने हमारा गणतंत्र बनाया, इसलिए संविधान के निर्माता ही हमारे गणतंत्र के महानायक हो सकते हैं। हमारी जो संविधान सभा बनाई गई, उस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और उनकी अध्यक्षता में हमारे संविधान सभा के जो बहुत सारे सदस्य थे, वह काम करते थे। अलग अलग समितियां बनाई थी और अलग अलग कमिटी के लोग अलग अलग विषय पर चर्चा करते थे। लेकिन हमारे संविधान सभा की जो संविधान मसौदा समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कई सारे सदस्य थे, 7 सदस्य मनोनीत किए थे। लेकिन इन 7 सदस्यों ने इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कितना काम किया, इसके बारे में टीटी कृष्णमाचारी ने कुछ बातें संविधान सभा में रखी है। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा ने मसौदा समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, उस पर 7 सदस्य नियुक्त किए थे। उनमें से एक ने सभागृह का त्यागपत्र दिया और उसकी जगह दूसरे ने नहीं ली। एक की मृत्यु हुई और उसकी जगह खाली ही रह गई। एक दूर अमेरिका में चला गया और उसकी जगह भी खाली ही रह गई। और एक अन्य सदस्य अपने राज्य के राजनीति में व्यस्त हुआ। 1 या 2 सदस्य दिल्ली से बहुत दूर थे और उनकी तबीयत उन्हें सभागृह में उपस्थित रहने की अनुमति नहीं देते थे। इसीलिए आखिर में ऐसा हुआ कि संविधान का मसौदा तैयार करने का जो काम, संपूर्ण उत्तरदायित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आ पड़ा। कदाचित इस सभागृह को वास्तवता की कल्पना होगी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यह उत्तरदायित्व, यह कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया, इसमें मुझे जरा सी भी शंका नहीं है। इसीलिए हम सब उनके ऋणी है, ऐसी बात
टीटी कृष्णमाचारी ने कही। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान निर्माण में कितना बड़ा काम किया था उसके बारे में बात कही है। उन्होंने अपनी तबीयत ठीक नहीं होते हुए भी संविधान निर्माण के लिए जो बौद्धिक कष्ट उठाया, उसको एक तेजोवलय प्राप्त हुआ है और इसलिए हम भीमराव अंबेडकर के आभारी है। ऐसी बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कही है। इन बातों को हम जब समझते हैं तब अपने ध्यान में आता है कि संविधान का महानायक और भारतीय गणतंत्र का महानायक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो आंदोलन चलाया स्वतंत्रता के पहले, उस आंदोलन को सामाजिक स्वतंत्रता का आंदोलन मैं कहता हूं। यहां सिर्फ राजनैतिक स्वतंत्रता मिली तो सबको स्वतंत्रता मिली ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब तक यहां आर्थिक स्वतंत्रता सभी लोगों को नहीं मिलती, सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक सही मायने में अपना भारत स्वतंत्र हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर ने अलग अलग समय में अपने जो विचार रखे, उस विचारों से संविधान को एक प्रारूप देने का काम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। इसीलिए हमारा गणतंत्र जो हम चला रहे हैं, सामान्य लोगों को सामने रखकर हमारा गणतंत्र चलाने की जरूरत है और इसके बारे में बाबा साहब ने जो विचार रखे वह विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे संविधान के मूलभूत अधिकार, हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो बनाए गए, उसमें बहुत अच्छा रोल अदा किया है। संविधान ने क्या दिया है तो मूलभूत अधिकार दिए हैं और वह मूलभूत अधिकार निसर्गतः मानव मात्र को जो अधिकार मिलते हैं वही अधिकार हमारे राजतंत्र ने खींच कर लिए थे। वह अधिकार सामान्य लोगों को दिए जाने चाहिए और हमारे देश में जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए इसके आगे हमारा गणतंत्र सामान्य लोगों के अधिकारों को सामने रखकर चलेगा। आर्टिकल 15 में हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे गणतंत्र के लोगों के लिए हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है, वह अधिकार समानता का अधिकार दिया है और समानता का अधिकार देते हुए हमारा संविधान राज्यकर्ता लोगों को कहता है, शासनकर्ता लोगों को कहता है कि राज्य इस देश के लोगों में जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान इसके आधार पर किसी में भी विभेद नहीं करेगा और जिसके संबंध में हमारी जाति व्यवस्था ने इतिहास में विभेद किया है और इस विभेद की वजह से विकास में जो पीछे रह गए हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष उपबंध राज्य कर सकता है, ऐसा भी हमारा संविधान कहता है। और संविधान ने यह कहा है कि जिन लोगों का पिछले कई वर्षों में शोषण हुआ, उन लोगों को विकास का विशेष अवसर देने के लिए राज्य नौकरियों में आरक्षण रख सकता है, कुछ धोरण ले सकता है और यहां जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था है, यह गैर बराबरी वाली व्यवस्था खत्म करके समानता पर आधारित व्यवस्था निर्माण कर सकता है। हमारा जो गणतंत्र है, यह गणतंत्र में जो सामान्य अति सामान्य नागरिक है, उसका भी विकास होना चाहिए। उसके मस्तिष्क में, उसके बाहु में जो बल होता है, उसके मस्तिष्क का और बाहु का बल अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए। जब तक हमारे सभी लोगों के मस्तिष्क का और बाहु का बल विकसित नहीं हो सकता, तब तक हमारा पूरा गणतंत्र
पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए इन लोगों के विकास की ओर ध्यान देने की जरूरत है। जिन जिन लोगों को पीछे रखा गया है हमारी वर्ण व्यवस्था ने, हमारी जाति व्यवस्था ने, वो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे देश में जो स्त्रियों का वर्ग है उनकी तरफ भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उनका विकास करने की जरूरत है। इसीलिए हमारे संविधान ने हमारे देश के लोगों को जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया, वह स्वतंत्रता का अधिकार ही बहुत जरूरी है। यह स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन सी स्वतंत्रता देता है? अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देता है, अपनी सोच रखने की स्वतंत्रता देता है, संचार की स्वतंत्रता देता है और बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वह व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है। जिसको जो व्यवसाय करना है, उद्यम करना है, उसकी स्वतंत्रता हमारे देश का संविधान देता है। हमारे पहले वाली जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, यह जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हमारे देश के लोगों को व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं देती थी। इसकी वजह से बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी। जो जिस जाति में पैदा हुआ उस जाति का व्यवसाय ही उसने करना चाहिए, ऐसी पाबंदी हमारे देश की जाति व्यवस्था ने लगाई थी। इसीलिए हमारे देश के लोगों का, बहुत सारे लोगों का विकास रुक गया था। इसके आगे ऐसे विकास में रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए व्यवसाय की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने सभी लोगों को दे दी और संविधान ने जो हमारे गणतंत्र को दिया है वह और एक बात महत्वपूर्ण दी है, वो यह है कि राज्य धोरण के नीति निदेशक तत्व कैसे धोरण अपनाने चाहिए। जिस समाज में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समानता हो, ऐसी व्यवस्था निर्माण करने के लिए राज्य प्रयत्नशील रहेगा। ऐसा इस नीति निदेशक तत्व में हमारे संविधान ने कहा है। और हमारा संविधान राज्य को यह कहता है कि हमारे जो भौतिक संसाधन है हमारे देश में, यह भौतिक संसाधनों का सामान्य लोगों को अपाय करे ऐसे तरीके से एक जगह में ही संग्रह नहीं होना चाहिए। हमारे देश के स्त्री और पुरुष दोनों को ही उपजीविका का समान साधन मिलना चाहिए और समाज में जो लोग जी रहे हैं उनकी उपजीविका सम्मान से होनी चाहिए, ऐसा भी हमारा संविधान कहता है। लेकिन पिछले 75 साल में हमारे संविधान ने जो नीति निर्देशक दिए हैं, समाजवाद की ओर से हमारे कदम बढ़ाने चाहिए। समाजवाद एक तत्वज्ञान है, एक विचार है। समाज में सामाजिक और विशेषकर आर्थिक समानता निर्माण होनी चाहिए और आर्थिक गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो विचार समाजवाद रखता है उसको हम दरकिनार कर रहे हैं और हमारे देश में कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हित के धोरण अपनाए जा रहे हैं। इसीलिए हमारे देश में पिछले कुछ सालों में आर्थिक गैर बराबरी बहुत बढ़ रही है। संविधान ने शासनकर्ता लोगों को जो निर्देश दिए हैं उनको दरकिनार करके पूंजीपति लोगों का ही विकास होना चाहिए, ऐसा धोरण अपनाया जो जा रहा है यह गलत है। इसीलिए सभी लोगों को संविधान के बारे में हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए और संविधान पर अमल होना चाहिए। इसीलिए शासनकर्ता लोगों पर लोगों ने दबाव बढ़ाना चाहिए।
संविधान की शपथ लेना पड़ता है शासनकर्ता लोगों को। जब चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो उस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री, खासदार, आमदार, यह जो लोक प्रतिनिधि होते हैं, यह सब लोक प्रतिनिधि संविधान की शपथ लेते हैं। कानून द्वारा निर्मित संविधान पर मैं सच्ची श्रद्धा रखूंगा, ऐसी शपथ लेते हैं। किसके भी बारे में ममत्व भाव और किसके भी बारे में आकस भाव मन में न रखकर निर्भयता से सभी की सेवा मैं करूंगा, ऐसी शपथ यह लोक प्रतिनिधि लेते हैं। लेकिन यह शपथ का पालन यह लोग नहीं करते, इसीलिए हमारे देश में संविधान पर अच्छा सा अमल नहीं हो रहा है। संविधान ने नीति निर्देशक तत्व दिए, संविधान की शपथ दी, और एक बात यह है कि संविधान ने हमारे देश के लोगों को मूलभूत कर्तव्य भी दिए हैं। हमारे अधिकार जैसे दिए हैं, वैसे हमें कुछ मूलभूत कर्तव्य भी दिए हैं। यह कर्तव्य क्या है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अनुच्छेद आर्टिकल 51C, इसमें हमारे देश के लोगों के मूलभूत कर्तव्य बताए गए हैं। और यह जो कर्तव्य बताए गए हैं, इसमें बताया गया है कि हमारा गणतंत्र विकसित होने के लिए और गणतंत्र में जो लोग रहते हैं, उन सभी लोगों का विकास होने के लिए हमारे देश में कुछ कर्तव्य हमारे देश के लोगों ने करने की जरूरत है। क्या कर्तव्य है? हमारा स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता योद्धाओं ने जो त्याग किया, उसका आदर करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का आदर करना चाहिए। हमारे संविधान पर हमें सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए और हमें हमारे देश में आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमारा गणतंत्र मजबूत करने के लिए हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, वह राष्ट्र ध्वज का अर्थ क्या है, यह भी समझने की जरूरत है। हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे राष्ट्र ध्वज पर जो केसरिया रंग है, वह केसरिया हिंदू लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हरा रंग है वो मुसलमान लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह बात गलत है। हमारे संविधान ने जो हमारा राष्ट्रध्वज निर्माण किया, यह राष्ट्रध्वज का अर्थ ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रध्वज पर जो केसरिया रंग है, वह केसरिया रंग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए जो बलिदान किया, उस बलिदान का प्रतीक है, उस त्याग का प्रतीक है। और यह केसरिया रंग हमारे देश के लोगों को यह बताता है कि इसके आगे भी हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए, हमारे देश के सभी लोगों को सामाजिक स्वतंत्रता देने के लिए, त्याग करने के लिए, बलिदान देने के लिए आज के नागरिकों को भी तैयार होने की जरूरत है। ऐसा संदेश यह केसरिया रंग देता है। हमारे राष्ट्रध्वज पर जो सफेद रंग है, वह सफेद रंग रोशनी का प्रतीक है, तेजस्विता का प्रतीक है। सभी तरह के अंधेरे से हमें उजाले में आना चाहिए, इसका संदेश यह देता है। अज्ञानता के अंधेरे से हमारे देश के लोगों को बाहर आना चाहिए। अंधविश्वास के अंधेरे से हमारे देश के लोगों को बाहर आना चाहिए। धर्मांधता के अंधेरे से भी हमारे देश के लोगों को बाहर आना चाहिए और बुद्धिवाद के उजाले में आना चाहिए, विज्ञानवाद के उजाले में हमें आना चाहिए। जब तक हमारे देश में बुद्धिवाद और विज्ञानवाद निर्माण नहीं होता, लोग उनका स्वीकार नहीं करते, तब तक हमारे देश का सही मायने में विकास नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे देश में बुद्धिवाद और विज्ञानवाद का स्वीकार करने की बहुत जरूरत है। हमारे
संविधान का एक कर्तव्य यह बात बताता है हमारे देश के लोगों को कि हमें बुद्धिवाद अपनाना चाहिए। क्या होता है बुद्धिवाद? हमारे सामने कोई भी आदमी जो बात रखता है वह बात हमारे बुद्धि पर टिकती है या नहीं, तर्क पर टिकती है या नहीं। जो बात बुद्धि पर और तर्क पर टिकती है उसी बात को सही मानना, सत्य मानना, उसी को बुद्धिवाद कहते हैं। और दूसरा बुद्धिवाद के अलग विरोध में क्या होता है? ग्रंथ प्रामाण्यवाद होता है। बाबा वाक्यम प्रमाणम ऐसा होता है। जो बुआ ने कहा, बापू ने कहा, अम्मा ने कहा, कुछ ग्रंथ ने कहा, कुछ कोई बड़े आदमी ने कहा, इसलिए वह बात सही हो सकती है, ऐसा मानने को बुद्धिवाद नहीं कहते। जब तक कोई भी बात हमारे बुद्धि पर नहीं टिकती, तर्क पर नहीं टिकती, उसका ही स्वीकार करना चाहिए, उसी को ही सत्य मानना चाहिए। जब तक हमारे देश के लोगों के मन में बुद्धिवाद नहीं बढ़ता, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। आज का दौर जो चल रहा है, इसमें अंधभक्ति बढ़ाने का काम कुछ धर्मांध लोग अपने देश में बहुत सारा कर रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश का विकास अंधभक्त लोग कभी भी नहीं कर सकते। कौन से लोग देश का विकास करते हैं? जो बुद्धिवादी लोग हैं, तर्कशील लोग हैं, वही हमारे देश का विकास कर सकते हैं। हमारे देश में अनुसंधान होना चाहिए। जब तक नया नया अनुसंधान नहीं होता, जब तक नए नए प्रयोग नहीं किए जा सकते, तब तक नया ज्ञान नहीं निर्माण हो सकता। और जब तक नया ज्ञान नहीं पैदा होता, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमारे देश में बुद्धिवाद की बहुत जरूरत है। और विज्ञानवाद को बढ़ावा देने को भी कहा है संविधान ने। किसे विज्ञानवाद कहते हैं? विज्ञान प्रयोग करने के लिए कहता है। जब तक प्रयोग की कसौटी पर चीज नहीं टिकती, तब तक उसे नहीं मानना चाहिए, ऐसा विज्ञानवाद कहता है। और इस विज्ञानवाद की भी अपने देश में बहुत सारी कमियां हैं। इसीलिए विज्ञानवाद को और बुद्धिवाद को बढ़ावा दिया, तब हमारा देश अनुसंधान कर सकता है, विज्ञान में नया नया अनुसंधान कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसलिए इस चीज की हमें बहुत जरूरत है। संविधान ने हमें सेक्युलरिज्म का एक बहुत बड़ा विचार दिया है, तत्व दिया है। सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं? सेक्युलर दृष्टि इहवादी दृष्टि होती है। सेक्युलरिज्म का अनुवाद हम कभी कभी बहुत सारे लोग धर्म निरपेक्षता करते हैं, कई सारे लोग पंथ निरपेक्षता करते हैं। पंथ निरपेक्षता का और धर्म निरपेक्षता का मतलब धर्म का विरोध ऐसा नहीं होता। हमारा संविधान हमारे देश के लोगों को धर्म, विश्वास, श्रद्धा रखने की स्वतंत्रता जरूर देता है, लेकिन स्टेट को, राज्य को, सरकार को यह कहता है धर्मनिरपेक्षता का तत्व की सरकार का, राज्य का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे जो अलग अलग मजहब है, वह मजहब पारलौकिक कल्याण के लिए कौन सी उपासना पद्धति का अवलंब करना चाहिए, इसके बारे में बात कहते हैं। किसी मस्जिद में जाना अच्छा लगता है तो मस्जिद में जाए, किसी को विहार में जाना अच्छा लगता है विहार में जाए, किसी को चर्च में जाना अच्छा लगता है चर्च में जाए, मंदिर में जाना अच्छा लगता है मंदिर में जाए। आपको इसकी स्वतंत्रता है, आपके मजहब का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक नीतिमत्ता, आरोग्य, सामाजिक कानून और सुव्यवस्था को बाधित नहीं करना चाहिए। हमारे संविधान ने हमारे गणतंत्र के लिए स्वतंत्रता, समता, बंधुता,
सत्य, शांति, अहिंसा, बुद्धिवाद, सेक्युलरिज्म ऐसे मूल्य दिए हैं। इन मूल्यों को सामने रखकर हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए। और मैं आखिर में आप सभी दर्शकों को लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल और मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और मेरी वाणी को यहां विराम देता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।